स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और हमारी उपस्थिति एक बार पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के है। इस बार हम यूनिट 4 के साथ उपस्थित हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, यह आपके सिलेबस का हिस्सा है। और एक ट्रेंड इसके संदर्भ में यह भी बता दूं आपको कि पिछले जो भी 2014-2016 में जो परीक्षाएं हुई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 और 47 में, उस समय एनवायरनमेंट से प्रश्न कम आ रहे थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। लिहाजा अब आप इस यूनिट को उपेक्षित नहीं कर सकते। इस यूनिट से भी भरपूर प्रश्न आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। यद्यपि इसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक और विशाल नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें एक ही शॉट में हम आपको 14 से लेकर के 21 के बीच में जितने भी प्रश्न आए हैं एनवायरनमेंट के फेज वाइज, उसको लेकर उपस्थित हैं। पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 जो 2014 में विज्ञापित हुआ था, और जो यहाँ पर पहली परीक्षा संपन्न हुई थी पहले फेज की 7 दिसंबर 2014 के। पहले प्रश्न को देखते हैं और इसी हिसाब से सारे प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हुए, आंसर बताते हुए, आप उस ट्रेंड से वाकिफ होते हुए चलिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। यहाँ पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 2014, यह उस समय के हिसाब से स्मॉल आइलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, यह सही था। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था, आप अवगत होंगे। सूर्य सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, यह भी सही था, लेकिन ओजोन छिद्र यहाँ पर दिया है, यूरोप दिया हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट में यह नहीं है, यह हुआ था अंटार्कटिका में, लिहाजा यह यहाँ पर गलत है। आप डी के साथ जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, बायोडाइवर्सिटी रिचर इन, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें समझ लीजिए। यह प्रश्न बहुत ही ट्रेडिशनल है और परंपरागत रूप से आते रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सदैव से रिच रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है। जंगल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होते हैं और यहाँ लगातार वर्षा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा घना और डेंस फॉरेस्ट रखता है। लिहाजा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को घोषित किया है। दोस्तों यह एक ट्रेंड रहा है, अपनी तैयारी के दौरान इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा कि थीम से या जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उससे प्रश्न आते रहें, डिकेट से प्रश्न आते रहें, तो अपनी तैयारी में इसको, प्रिपरेशन में इसको अवश्य शामिल करिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005-2014 के दशक को घोषित किया है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, या फिर पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, या यहाँ पर आप देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। दोस्तों इसमें सतत विकास के शिक्षा का दशक यानी कि ए इसका सही जवाब हुआ। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और पार्क से प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न आते हैं, टाइगर रिजर्व से प्रश्न आते हैं। यह हिमाचल प्रदेश का सही जवाब होगा। ए के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से 5वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मिलान करने को दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए मिलाना है आपको, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित थी, सही है। पारिस्थितिकी की बात की जा रही है, एसी टॉन्सले ने परिभाषित किया था पारिस्थितिकी को, आप जानते हैं 1935। यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी दिवस की, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर ग्लेशियर की बात की जा रही, ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर, यह सही है। इस लिहाजा यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन होगा वह सही होगा। आप अगर मिलाते हैं इसको तो ए के साथ आप जा सकते हैं। और इसके साथ छठा प्रश्न देखिए, उस समय इस फेज में 6 प्रश्न आए थे। 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट आपको याद होगा, सीवी रमन को जब नोबेल प्राइज मिला था, और इससे आप डी के साथ आप जा सकते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसकी तरह से हम आ गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 जो 2014 में एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुआ था, और इसके फेज 2 की जो 4 फेज में परीक्षाएं हुई थी, 11 जनवरी 2015 को यह परीक्षा संपन्न हुई थी। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, जिसमें टाइफाइड इसका सही जवाब होगा। पानी से फैलने वाले रोगों में टाइफाइड आता है, टाइफाइड के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह के ट्रेंड से आप वाकिफ होते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में
शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की बात आती है, CFC की बात आती है, ओजोन लेयर की बात आती है, ट्रोपोस्फियर की बात, आगे बहुत सारे प्रश्नों को आप देखेंगे। लिहाजा अपनी तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ों को हमको अपने पकड़ बना करके रखनी है। इसमें C इसका सही जवाब होगा। हाइड्रोजन के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, थीम से प्रश्न आते रहे। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस के लिए क्या विषय था, क्या थीम थी? यहाँ पर देखें 2014 की बात की जा रही है। इस समय इसकी कोई रिलेवेंट इसका नहीं है, इस समय इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि उस समय क्या पूछा गया था, कि क्या थीम थी। लेकिन इस तरह के ट्रेंड आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आज के साल में पूछा 2024 के 2023 के संदर्भ में, तो आप अपने इसको याद रखिएगा। इस समय पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़ाने के दौरान मैं बताऊँगा। यहाँ पर छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, ए के साथ आप जा सकते हैं। उस समय इसका थीम यही था। ए के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? जितने भी समिट हुए हैं आज तक, जितने भी एनवायरमेंटल 1972 से लेकर के वर्तमान तक, वे सारे समिट आपको दिमाग में रखने होंगे। चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, रियो डी जेनेरियो का हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, यहाँ पर क्योटो की बात की जा रही है। यहाँ पर आप क्योटो के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। यह अम्ल वर्षा को रोकने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक संभव समझौता है। या एक प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। या यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच एक समझौता। दोस्तों, इसमें जो सही जवाब था वह ए था। ए के साथ आप जा सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता था। आप इसके साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए। इसी के साथ इस फेज के प्रश्न समाप्त हो गए। इससे 4 प्रश्न पूछे गए थे और एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का जो फेज 3 था, जो 14 फरवरी 2015 को हुआ था, उसमें जो प्रश्न आए थे उसको हम देखते हैं। भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग यानी कैरी बैग को प्रतिबंध लगाया था? यहाँ पर इसको आप करंट अफेयर में भी शामिल कर सकते हैं और ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड है, लिहाजा हमने इसको इसमें रखा हुआ है। तो यह किया था उस समय हिमाचल प्रदेश ने। आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों को रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? सोशल फॉरेस्ट्री की जब भी बात आती है तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात होती है। आप डी के साथ जा सकते हैं। आसान सा प्रश्न है, इसको थोड़ी सी समझदारी से तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेंड से वाकिफ होते चलिएगा। मैं सारे प्रश्नों को आपके पास लेकर के उपस्थित हो चुका हूं कि आपको भटकना न पड़े, कि सारे फेज वाइज प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो भी आज तक संपन्न हुए उनको एक जगह कंपाइल करके हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिससे भविष्य में तैयारी के दौरान आप उन ट्रेंड से वाकिफ होते हुए उस पथ पर आगे बढ़ें, जिससे आपको मैक्सिमम गेन हो सके और आपकी अनंत में सफलता सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे। इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे है? तो इस तरह के प्रश्न और संस्थान के जो भी रिसर्च हैं, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उनसे प्रश्न आते रहें। लिहाजा आप इसको स्टैटिक जीके के तौर पर भी देख सकते हैं और एनवायरमेंटल जो भी इंस्टीट्यूट है उसके तौर पर देख सकते हैं। तो इसको अपने मेमोरीज में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं लखनऊ में स्थित है, यूपी का भी है, तो इसलिए इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आयोग जब प्रश्नों का चयन करता था प्रारंभिक समय में, जब 46-47 की बात हो रही है, उस समय इस तरह के प्रश्न आते थे। ट्रेडिशनल प्रश्न आते थे, स्टैटिक जीके की तरह प्रश्न आते थे। लिहाजा अब इस तरह के प्रश्न नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय यह प्रश्न थे। ओणम का त्यौहार आप देखिए, ओणम, पोंगल, ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है। केरल इसका सही जवाब है। हम केरल के साथ बढ़ते हैं और आ गए हम फेज 4 के पास। और यह अंतिम फेज का एग्जाम था जब 2014 में एडवर्टाइजमेंट 46 प्रकाशित हुआ था। पहली बार आयोग ने परीक्षा कराई थी। इससे पहले सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हुआ करते थे। साइट, यहाँ पर देखिए साइट की बात की जा रही है और यह प्रश्न पूछा था। एक एब्रीविएशन की बात की जा रही है और यह जो संबंधित है इसको अपने जन्म में अवश्य रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकता है। सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग इसको ICT के अंदर भी रखते हैं। बहरहाल आप इससे अवगत हो चुके होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के सबसे अधिक, किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य के नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? सभी से नुकसान पहुंचता है, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, चाहे वोल्केनो इरप्शन हो, चाहे फेमिनिन एंड फ्लड हो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है दोस्तों
अकाल और बाढ़ से। आप इसके साथ जा सकते हैं। 16 का डी इसका सही जवाब हुआ। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बताया था मैंने आपसे भी, आपने ग्रेट नेशनल पार्क को देखा, हिमालय नेशनल पार्क को देखा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? यह प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसमें बाघ नहीं था। यहाँ पर इसको हम ये मान सकते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि बाघ नहीं है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा नेशनल पार्क जो है, लिहाजा इसको हम उसमें रखते हैं और डाउट क्वेश्चन में रखते हैं। यहाँ पर शेर दिया है जबकि बाघ होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम डाउट में रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अब देखिए हम आ गए हैं विज्ञापन संख्या 47 ईयर 2016 और परीक्षा कब हो रही है? 15 दिसंबर 2018, यानी कि 2 से 3 साल के बाद यह परीक्षा संपन्न हुई थी। और यही स्थिति जो आज की है, 22-21 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और आज तक परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है। उसको लेकर बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है। आप भी भ्रम की स्थिति में हैं। करंट अफेयर को लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। देखिए इसमें जो करंट अफेयर आए थे, इसको लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, तो आप देखेंगे कि उस समय जो प्रश्न पूछे गए थे 3-3, 4 साल पुराने करंट अफेयर पूछ दिए गए थे, क्योंकि पेपर तैयार था। जैसे अभी भी बहुत सारी बातें हो रही थी सोशल मीडिया में कि पेपर तैयार है। अगर कहीं उस पेपर को लेकर के आ गए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाएगी। 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर के रहते हैं, जो कि सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि प्रश्नों की महत्वपूर्णता है। बहरहाल हम आ गए फर्स्ट फेज में 47 के 15 दिसंबर 2018 को परीक्षा संपन्न हुई थी। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल के अगुवा कौन है? यह प्रश्न देखिए, प्रश्न का ट्रेंड देखिए। अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट, बहुत सारे जो ये पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, उससे यह प्रश्न पूछा और विशेषज्ञ पैनल की बात की जा रही है। उस समय जो यह प्रश्न था माधव गाडगिल, इसका सही जवाब है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों का आना अपने आप में एक आश्चर्यजनक विषय था। कहीं से प्रश्नों को उठा लेना, आयोग इस तरह की ट्रेंड रही है। बहरहाल उस साल उस फेज में यही एकमात्र प्रश्न आया था। आप देखिए 2018 में 15 दिसंबर को फेज 1 परीक्षा हुई थी और मात्र एक प्रश्न पूछा गया था एनवायरनमेंट से। अब अगला देखते हैं, जो सेकंड फेज में 3 फेज में 47 की परीक्षा 3 फेज में संपन्न हुई थी, जबकि 46 की परीक्षा 4 फेज में संपन्न हुई थी। और आगे एडवर्टाइजमेंट 50 की बात होगी तो वो 6 चरण में हुई थी, 6 शिफ्ट में। तो आगे बात करेंगे उस संदर्भ में। यहाँ पर देखिए फेज 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 फेज 2 15 दिसंबर 2018 को यह परीक्षा हुई थी। पर्यावरण का अर्थ है, साधारण सा प्रश्न है और उत्तर भी इसका साधारण सा है, सभी को समझने लायक है। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? तो यह उस समय के संदर्भ में थी और एक तरह से करेंट एनवायरमेंटल करेंट था और इसके संदर्भ में सी इसका सही जवाब था। उस समय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसको अपना गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए मैंने कहा था थीम से प्रश्न आते हैं, इस तरह का देखिए ट्रेंड को दोहरा रहा है। अब इससे पूर्व भी आपने देखा था विश्व पर्यावरण 2018 की थीम क्या थी। अब यहाँ पर आप इससे इस तरह के प्रश्नों से जरूर अवगत होते हुए चलिएगा। इसमें बी इसका सही जवाब होगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और आज के डेट में इसकी कोई महत्वपूर्णता नहीं है, लेकिन अब आज की बात हम करेंगे तो 23 और 24 के विश्व पर्यावरण दिवस के जो थीम है उसको हम अपने पढ़ाई के दौरान इसको अपने ध्यान में अवश्य रखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ प्रश्नों से अवगत करा रहा हूँ, ट्रेंड से अवगत करा रहा हूँ और एट ए ग्लांस आप सारे प्रश्नों से परिचित हो जाएं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए मैं सारे प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक जगह सारी जानकारी मिल रही है, लिहाजा अपने को एक प्री पीरियड रखेगा इसके लिए कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? यह 2010 में इसका गठन हुआ था। यह एक विधिक प्रक्रिया थी, पहली बार एनजीटी का गठन हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो आदर्श कुमार गोयल थे उस समय। और आज के डेट में ये बदल चुके हैं, श्रीवास्तव को ही हुए हैं, प्रकाश श्रीवास्तव समथिंग, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उस समय आदर्श कुमार गोयल थे, अब आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। बहरहाल उस समय के हिसाब से यह जवाब सही था। अगले प्रश्न की तरफ, अगले उसके तरफ आते हैं, फेज की तरफ। और यह तीसरा फेज था और अंतिम फेज था, क्योंकि उस बार 3 ही फेज में संपन्न हो गई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? यहाँ पर देखिए रणथंभौर, मानस, इंद्रावती और सह्याद्री की बात की जा रही है। आप इसको
इसमें जो ऑप्शन देखिए, इसमें जो 2, 3 और 4 हैं, मानस, इंद्रावती और सह्याद्री, इनको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। आप सी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि टाइगर रिजर्व से, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते रहे, इसको अपने ध्यान में रखना है और इसको अपनी तैयारी के दौरान उसको हम लोग लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि वन रोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, यह तो हिस्सा है, लेकिन न्यूक्लियर जो एनर्जी है वह क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। आप ए के साथ जा सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? अब मैंने बताया समिट से प्रश्न आते हैं, उनकी क्या जो मेन थीम रही है उस समिट की। 1972 में पहला समिट हुआ था जो स्टॉकहोम सम्मेलन का। उसके बाद जितने भी हुए हैं, क्योटो, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, रियो डी जेनेरो, +2, +5, +20, तो इसको अपने ध्यान में रखना होगा क्या क्या उसके मुद्दे हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है 25वां प्रश्न कि क्या था उसका, किससे संबंधित था, ओजोन क्षरण की बात जो की, तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। बी के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, जो अभी पिछली बार संपन्न हुआ था 2021 में। शिफ्ट फर्स्ट, 2 शिफ्टों में यह परीक्षा हुई थी एक ही दिन में, तो यह पहले शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। और इसका प्रश्न देखिए, प्रश्नों का लेवल कैसे बदला है और किस तरह से एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन से आगे बढ़ा है और किस तरह से इसमें चेंजेज आए हैं और किस तरह से इसकी महत्वपूर्णता बढ़ी है, प्रश्नों की संख्याएँ भी बढ़ी हैं। पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। डी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, जैव विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? यहाँ पर आसान सा प्रश्न है। मैंने कहा था आपसे कि तैयारी के दौरान आपको इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स को, जो भी इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको, साथ ही साथ एनवायरमेंटल डे चाहे 28 फरवरी हो, चाहे वह 5 जून हो, चाहे 27 नवंबर हो, 22 मई हो, 22 अप्रैल हो, इन सारे को आपको अपने ध्यान में रखना होगा। 16 सितंबर हो, ओजोन दिवस, जितना भी है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इससे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह बी होगा। 22 मई जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, इससे आप अवगत होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था माधव गाडगिल को पश्चिमी घाट के जो विधिक पैनल में थे, और यहाँ पर उसी से प्रश्न पूछ दिया गया, क्योंकि जैविक जो बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें पश्चिमी घाट को सम्मिलित किया जाता है, लिहाजा आप इसमें ए के साथ जा सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, यह भी थोड़ा सा साइंस से संबंधित है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट संबंधित है, आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कह रहा है विटीकल्चर जो अंगूर खेती से संबंधित है, वेजिकल्चर जो सब्जी से है, पीसी कल्चर मछली पालन से है, और ओलरी कल्चर की बात करें जो वृक्षों की खेती से संबंधित माना जा सकता है। लिहाजा यह प्रश्न जो है बहुत ही आपके लिए कठिन नहीं था, तैयारी के दौरान आप इससे अवगत हैं। डी इसका सही जवाब होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, अभी मैंने कहा था कि एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट और उनके हेडक्वार्टर को आपको अपने ध्यान में रखना ही होगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आ ही गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, नई दिल्ली में स्थित है, कहीं कभी कोलकाता भी इसकी एक ब्रांच की बात की जाती है। बहरहाल हम लोग ए के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। भारत का वन्य जीव संस्थान, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देहरादून इसका सही जवाब है। तो इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। इसमें फेज शिफ्ट फर्स्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे इस फेज में एनवायरनमेंट के सेक्शन से, यानी यूनिट 4 से। इसलिए यूनिट 4 की महत्वपूर्णता बढ़ गई है और ट्रेंड भी बदल गया है, प्रश्न के पूछने का तरीका भी बदल गया है। इसलिए आपके पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा इस हिसाब से हो जाना चाहिए कि हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ घुमा फिरा के प्रश्न आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लिहाजा आपके ज्ञान का स्तर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, बैक्टीरिया, ह्यूमस, पौधे और कवक की बात की जा रही है। बी इसका सही जवाब है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपसे, प्रश्नों का लेवल
बदल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बी इसका सही जवाब है, केवल 1 और 2 BIS द्वारा किया गया है और पर्यावरण के लिए दिया गया उत्पाद है, यानी कि आप बी के साथ जा सकते हैं। 33 का बी इसका सही जवाब है। आप सिर्फ पैटर्नों से अवगत होते चलिए, प्रश्नों के उस स्तर को देखिए। 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया? मैंने बार बार आपसे कहा था 1972 से ही स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहीं से पर्यावरणीय सम्मेलन की शुरुआत मानी जाती है और उसका प्रश्न भी आ गया यहाँ पे देखिए। और यह कह रहा है कितने सिद्धांतों की बात की गई थी, सूत्रीकरण किया गया था इसमें 1972 के सम्मेलन में, तो इसमें 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था। डी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किससे कारण उत्पन्न होता है? तो आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है। सी इसका सही जवाब हुआ, सी के साथ आप जा सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 के जो सेकंड शिफ्ट यानी कि दूसरे दिन जो परीक्षा हुई थी, जो 13 नवंबर को 2 शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट, तो 6 शिफ्ट मैंने बताया था आपसे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो अलग अलग शिफ्ट बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि 4 शिफ्ट, 3 शिफ्ट और यहाँ पर 6 शिफ्ट में परीक्षा संपन्न हुई। तो और प्रयागराज में ही सेंटर होता है, लिहाजा इनको एक ही जगह पर एडजस्ट करना रहता है। अभी आगे क्या करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक प्रयागराज में ही परीक्षा संपन्न हुई है। तो इस चीज़ को लेकर के यह देखिए सेकंड फेज में भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम दिवस, समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? यह एक तरह से यूनिक था, अबूझ था सा, लेकिन इसको पूछ दिया। अब इसे आप जान लीजिए कि दिवस से प्रश्न आ रहे हैं और कहीं से भी प्रश्न आ जा रहे हैं। ये नहीं कि मात्र आपको जैव विविधता दिवस ही पूछ देगा, ओजोन दिवस ही पूछ देगा, विज्ञान दिवस ही पूछ देगा, पर्यावरण दिवस ही पूछ देगा। इस तरह से यह देखिए राष्ट्रीय मेरीटाइम समुद्री दिवस भी पूछ सकता है। 5 अप्रैल इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्नों को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिनियम से प्रश्न आते हैं। 1980 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1972 इसका सही जवाब है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में निम्न से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने जिक्र किया था अभी +20 का, +5 का। आप यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आ गया है। अब इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित माना जाता है 1992 में, यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य से प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए डैम्पा अभ्यारण्य मिजोरम में यह सही है, और वाल्मीकि रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, इसको भी आप जानते हैं। रेहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में की जा रही, यह भी सही है। लेकिन गांधी सागर अभ्यारण्य जो राजस्थान में होने की बात की जा रही है, यह राजस्थान में न होकर के ये मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में स्थित है। डी के साथ आप जा सकते हैं। अभ्यारण्य को आपको रट जाना है पूरी तरह से। 1 या 2 प्रश्न मैंने कहा था आपसे तैयारी के दौरान, इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना है। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, को आपका जीके अगर कमज़ोर है तो पार्टिकुलर पॉकेट पर फोकस करिए और वहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। ओजोन से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख चुके हैं। वायुमंडल से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख चुके हैं। पर्यावरण अभ्यारण्य से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। थीम से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। डे से प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। टाइगर रिजर्व से, अभ्यारण्य से। तो ये इस तरह से एक पॉकेट्स को फोकस करिए और वहाँ से जो जैविक वैदिक जो स्पॉट हैं, जैविक स्पॉट हैं, वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप पकड़िए और वहाँ से प्रश्नों को खींच लीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आप अपने स्तर पर तैयारी कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, जो लिमिटेड नोट्स हैं, मेरी जो क्विज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके वो सारी चीज़ें हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी सी नॉमिनल चार्ज दे करके। बहरहाल यहाँ 40वें प्रश्न को देखते हैं। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने के भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेवार माना गया है, या फिर यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर करती है। इसमें ए ही सही होना चाहिए, यानी केवल ए हमको ऐसा लग रहा है। आप ए के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर केवल एक होगा, ओनली ए इसका सही जवाब होगा। आप ए के साथ जा सकते हैं।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, गंगा एक्शन प्लान से किस वर्ष हुआ था? और यहाँ पर देखिए 1985 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसको भी हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के तौर पर मान सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए प्रश्न आ गया, ये अंतिम शिफ्ट, यह देखिए उसके दूसरी शिफ्ट थी उसी दिन जो परीक्षा संपन्न हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कवक है? और इस तरह के प्रश्न पूछ देना अपने आप में एक आश्चर्य था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड की तरह यह प्रश्न कभी कभी पूछा है और एकदम टर्म को बदल देना भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर यह जो प्रश्न पूछा है इसको देखिए, यह कह रहा है 42वां प्रश्न है कि इसमें कौन जो है खाद्य कवक है? इसमें जो एगेरिक्स की बात की गई है, सी इसका सही जवाब होगा, यह खाद्य कवक है। यहाँ देखिए यह प्रश्न भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक था। स्टेंसियस क्या है? यह टर्म उठाया गया जो कि पर्यावरण का एक बहुत ही पार्टिकुलर चीज़ है, और यह अर्जेंटीना के जो बड़े पशु फार्म हैं उनको कहा जाता है। और इस तरह के प्रश्न आयोग ने पूछ दिया था। मैंने कहा है आपसे कि अपने तैयारी के दौरान उन सारी चीज़ों को अपने जहन में आपको रखना होगा कि प्रश्न कहाँ से किस तरह से आ रहे हैं और कैसे प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है। यहाँ देखिए चेरनोबिल त्रासदी की बात की जा रही है, निम्न में से किस कारक से संबंधित थी? चेरनोबिल की बात जब आती है, आपके जब 3 माइल की बात आती है, आपके जब जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो आपका भोपाल गैस कांड हुआ उससे प्रश्न आता है, तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखा कि इस सबसे भी प्रश्न आते हैं। या रेडियोधर्मी विकिरण की बात इससे की जाती है, या रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन थे उसकी बात की जा सकती है। एक के साथ आप जा सकते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? देखिए प्रश्न को रिपीट किया है, मैंने बताया आपसे बार बार कि जैव विविधता के जो सबसे ज़्यादा जो विविधताएं पाई जाती है वह खास तौर पे उसी क्षेत्र में पाई जाती है जो मध्य रेखीय क्षेत्र हैं, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये इसका सही जवाब होगा। यह एक बड़ा ही ट्रेडिशनल प्रश्न है और कई बार आता रहता है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। 46वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? इससे पूर्व भी मैंने बताया था आपसे कि डिकेड से प्रश्न आते हैं, उसके इंटरनेशनल ईयर से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए, और इसका जो 46 का जो सही जवाब होगा वह होगा बी। 46 का जो सही जवाब 2011 से 2020 को ही हम मनाए थे उस समय जैव विविधता दशक के रूप में। आज इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को आपको देखना है। और यह अंतिम था 28 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी, यह 2 फेज में, और इसी के साथ यह एनवायरनमेंट की पूरी सेक्शन समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा है कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? यह बात किसने कही थी? स्टेटमेंट से प्रश्न था, अलग तरह का प्रश्न था, और ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। आप बी के साथ जा सकते हैं। पर्यावरण के सारे पहलुओं को अब आपको लेके चलना होगा, चाहे वर्ल्ड लेवल के जो भी पशु फार्म अभी आपने देखा, अर्जेंटीना की बात देखी, एस्टोनिया को देखा, खाद्य कवक को देखा, आगे भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। बहरहाल यह देखिए आसान सा प्रश्न था। और चिपको आंदोलन की बात की गई थी, और चिपको आंदोलन सुनहरा बहुगुणा आप अवगत होंगे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वायुमंडल की मध्य मंडल परत धरती सतह किस ऊंचाई पर है? तो यहाँ पर देखिए यह भी आसान सा ही प्रश्न है, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि यह भी एक ट्रेंड है 50 से 85, यानी कि ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर आ गए हम 50वें प्रश्न की तरफ। यह देखिए भारत में समुद्री यानी मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एक के साथ आप जा सकते हैं। मैंने कहा था कि सारे आपको राष्ट्रीय उद्यानों को अपने ध्यान में रखना होगा। अब यह साइलेंट वैली की बात की जा रही है। साइलेंट वैली आप जानते हैं जैव विविधता से बहुत भरपूर है और यह केरल में स्थित है। डी के साथ आप जा सकते हैं। अब हम देखिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न से पर्यावरण से क्या संदर्भ है यह आयोग ही बता सकता है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया था जबकि साइंस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एनवायरमेंट तो है, पीपुल एंड एनवायरमेंट है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसलिए आयोग की प्रश्न चयन की प्रक्रिया बहुत ही अबूझ सी पहेली है और यह हम लोगों को तैयारी के दौरान देखना पड़ता है कि कैसे प्रश्न आपको उपलब्ध कराएं जैसे मैक्सिमम आप गेन्स कर सकें। तो पिताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? अब ये देखिए, इस प्रश्न को देखिए और इन्वायरमेंट से इसको कोरिलेट करिए तो आपकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा है और इसको आपको इसका आंसर भी आपको देना है। तो इसका जो आंसर होगा वह फैट होगा। बी के साथ आप जा सकते हैं। अब ये लास्ट था और इस फेज के बाद एनवायरमेंट समाप्त हो जाएगा। और यहाँ देखिए 53वां प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है? एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? अब यह प्रश्न सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है। बहरहाल आप सी के साथ जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रश्न चयनकर्ता ने साइंस को उठा लिया था या एनवायरमेंट को उठाया था
या समझ से परे है। बहरहाल इस टर्म से आप अवगत हो गए सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए, इसमें जो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर वह होगा इकेसिस आस्थापन। इसके साथ आप जा सकते हैं डी के साथ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। एक बार पुनः आ गया अभयारण्य की बात। और बांदीपुर कर्नाटक, पाखल मध्य प्रदेश, सीकरी देवी हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। और ये डाचीग्राम जम्मू कश्मीर, ये सब सही है। लेकिन ये जो पाखल है यह तेलंगाना में है, न कि मध्य प्रदेश में, इसलिए यह गलत है। और आप पाखल के साथ जा सकते हैं, तेलंगाना में है। और आ गए हम लोग 56वें प्रश्न की तरफ। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन किसके उपयोग पर आधारित है। दोस्तों यह आसान सा प्रश्न है, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल्स पे ही बेस्ड है। और कोयला सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है, कोयला फॉसिल्स फ्यूल्स है। लिहाजा आप बी के साथ जा सकते हैं, जीवाश्म ईंधन जलन से। और हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, इस तरह के मीनधाता हो, इटाई हो या ब्लू सिंड्रोम हो, तो इस तरह से प्रश्न आते रहे हैं। इटाई बीमारी किस रसायन से संबंधित है, तो कैडमियम इसका सही जवाब हुआ। और इसी के साथ यह पूरा पर्यावरण मैंने एक ही शॉट में आपका समाप्त कर दिया। एक बार पुनः कहूँगा कि अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी स्तर पर आपको हमारी आवश्यकता है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी आनंदीन सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।